हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 6 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म नेट न्यूट्रलिटी समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। ये जो नेट न्यूट्रलिटी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ प्रिंसिपल गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। सेकेंड, it is the principle to treat all internet communications equally. Third, it is a global standard set up against racial discrimination. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका। The answer will be B. It is the principle to treat all internet communication equally. अब देखिए नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? That the internet service providers are bound to treat every internet communication equally, irrespective of the content of the user and its financial position. तो ये नेट न्यूट्रलिटी जो है वो इस वजह से न्यूज में था क्योंकि लास्ट ईयर फेसबुक के खिलाफ बहुत सारी कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्होंने ये कंप्लेन फाइल की थी दैट द फेसबुक शुड फॉलो नेट न्यूट्रलिटी, because it has been alleged that the Facebook is involved in providing the genocide for the Rohingya Muslim crisis। मतलब कि उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम क्राइसिस है उसको भड़काने में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। ऑल्सो इन 2019 a shootout video at the Christchurch of New Zealand was live streamed using Facebook। तो इस वजह से फेसबुक को काफी सारी कंपनीज जो है उन्होंने बैन करने का डिसीजन लिया था और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अंटिल द फेसबुक फॉलोज नेट न्यूट्रलिटी हम उसके ऊपर हमारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्ट्रीम नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाई द टर्म नेट न्यूट्रलिटी वाज इन न्यूज। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि दिल्ली हाई कोर्ट आस्क लोअर कोर्ट टू डिसाइड ऑन बृंदास प्ली ऑन हेट स्पीचेस। अब हेट स्पीचेस जो है वो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर यूज की जाती है। तो ये हेट स्पीचेस को काउंटर करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी जो है वो फॉलो करना जरूरी है। तो इस वजह से ये टर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। मतलब कि जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो भी इंक्रीज होगा। सेकेंड, डिस्चार्जिंग वेस्ट वाटर कंटेनिंग हैवी मेटल्स इंटेंसिफाइज वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, तो उसके साथ में उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसकी वैल्यू कम होगी, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि जब इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करते वाटर बॉडीज के अंदर कंटेनिंग हैवी मेटल्स, तो उससे वाटर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है। हैवी मेटल्स किसे कहते हैं? कि जिस मेटल की डेंसिटी जो है, इफ द डेंसिटी एक्सीड्स 5 सेंटीमीटर पर क्यूब, राइट? तो इसे कहेंगे हैवी मेटल्स। तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सी हैवी मेटल्स है? मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लीड एंड आर्सेनिक। These 5 are related to heavy metals that are intensifying the water pollution problem। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है वेस्ट ऑन यमुना बैंक। एनजीटी जो है वो काफी एक्टिव है, स्पेशली इन दी दिल्ली एनसीआर रीजन। तो उन्होंने ये वार्निंग दी है कि यमुना रिवर बैंक में जितने भी वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करते हैं वो बंद करना चाहिए, नहीं तो उनको पिनलाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्लड्स। मतलब कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फ्लड जो है वो और भी इंटेंसिफाई होता है? फर्स्ट, skewed rainfall pattern. Second, transnational rivers.
थर्ड अनप्लान डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3 तीनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो रेनफॉल पैटर्न जो है इट इज नॉट रेगुलर। अराउंड 80% ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग जून टू सितंबर। तो मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम स्पान में जितने भी रिवर बेड्स है दे विल डिस्चार्ज मोर सेडिमेंट्स इनटू दी पैरेलल एरियाज। तो इस वजह से फ्लड जो है वो और भी इंटेंसिफाई होगी। सेकंड जो है वो ट्रांसनेशनल रिवर्स, ये करेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी रिवर का ओरिजिन किसी दूसरी कंट्री में हो और फिर वहां से पास ऑन होके वो किसी सेकेंड कंट्रीज के अंदर एंटर होती हो, तो ऐसी रिवर्स को कहेंगे ट्रांसनेशनल रिवर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब तक ये दोनों कंट्रीज रिवर को रेगुलेट करने के लिए सेम गाइडलाइंस या फिर रूल्स इश्यू नहीं करेंगे, तब तक ये पर्टिकुलर रिवर जो है वहां पे फ्लड की सिचुएशन जो है वो और भी इंटेंसिफाई होगी। कैसे होती है वो हम न्यूज आर्टिकल में देखेंगे। थर्ड जो है अनप्लान डेवलपमेंट, वो भी करेक्ट है, बिकॉज ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एनक्रोचमेंट इन द रिपेरियन एरियाज, देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नियर द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि रिवर बेड जो है वो और भी वीक हो जाता है और उसकी वजह से फ्लड जो है वो और भी इंटेंसिफाई होता है। सो आवर आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। तो देखिए बिहार के अंदर जो फ्लड सिचुएशन है तो मेनली दो रीजन की वजह से है। देयर आर 2 रिवर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट इज गंडक रिवर एंड सेकेंड इज कोसी रिवर, राइट। अब ये दोनों रिवर जो है वो ट्रांसनेशनल रिवर है। दे ओरिजिनेट, द गंडक रिवर ओरिजिनेट्स इन द नेपाल एंड चाइना बॉर्डर एंड कोसी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चाइना, राइट। फिर उस चाइना से बह के ये कहां जाएगी, नेपाल में, देन इट एंटर्स इनटू इंडिया इन द बिहार, राइट। तो जब तक नेपाल एंड इंडिया दोनों इसके ऊपर कोई सेम गाइडलाइंस या फिर रूल्स नहीं बनाएंगे, तब तक ये जो पर्टिकुलर रिवर है वहां से फ्लड की सिचुएशन जो है वो और भी इंटेंसिफाई होगी। दैट इज व्हाई द फ्लड सिचुएशन एंड स्पेशली बिहार फ्लड वाज इन न्यूज। Question number 4. Which of the following major peninsular river does not origin from Maharashtra? इनमें से कौन से रिवर महाराष्ट्र में से ओरिजिन नहीं होती? फर्स्ट तापी, सेकंड कृष्णा रिवर, थर्ड गोदावरी एंड डी पेनगंगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। द आंसर विल बी ए, तापी। अब यहां पे आप मैप में देख सकते हैं गोदावरी रिवर जो है वो यहां से ओरिजिन होती है, महाराष्ट्र में से। कृष्णा रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी महाराष्ट्र, यहां पे है महाबलेश्वर हिल स्टेशन। पेनगंगा जो है वो भी महाराष्ट्र में से ओरिजिन होती है। तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र, हेंस द आंसर विल बी ए, तापी रिवर। अब रिसेंटली जो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि महाराष्ट्र के अंदर फ्लड की सिचुएशन है, ओवर फ्लडिंग ऑफ सर्टेन rivers in the Maharashtra. Question number 5. Which of the following statement is or are correct about mangroves? Mangroves के बारे में कौन सा statement correct है? First, low-lying areas of both tropical and subtropical regions are home to mangroves. Second, the latest India State of Forest Report 2019 shows that mangrove cover in India has reduced in last 2 years. Third, मैंग्रोव्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज अ कार्बन सिंक। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, 1 एंड 3। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मैंग्रोव्स जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, राइट, एंड दे आर नोन एज लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज यहां पे दिया गया है कि द मैंग्रोव कवर हैज बीन रिड्यूस्ड इन लास्ट 2 years. So as per the latest India State of Forest Report 2019, the mangrove cover in India has increased almost by 91%. So इंडिया के अंदर अराउंड 54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अंडर मैंग्रोव कवर वो इंक्रीज हुआ है।
तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये एरिया जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, एंड सेकेंड रैंक पे है गुजरात। सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है, बिकॉज मैंग्रोव्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ कार्बन सिंक, जहां पे कार्बन जो है वो स्टोर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिगार्डेड एज अ नेट कार्बन न्यूट्रलिटी एरिया, जहां पे कार्बन जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एज पर द इंडियाज INDC intended nationally determined contribution under Paris Agreement, India is bound to create 2.5 ton of carbon sink, right? So our answer will be C, 1 and 3. तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने टोटल 357 मैंग्रोव्स को कट करने की परमिशन दी है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, एंड दैट इज व्हाई द मैंग्रोव्स वर इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct? First, number of MSME units and employment generation through MSMEs have increased in India between 2012 to 2019. Second statement, rising number of MSMEs discourages formalization of sectors of economy. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि बिटवीन 2012 टू 2019 नंबर ऑफ MSMEs एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी ये दोनों इंक्रीज हुई है, राइट? अब ओरिजिनल में सिनारियो जो है वो इससे कुछ और है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन इन 2012 there were around 3 crore MSME units in India. In 2019 there were around 6 crore MSME units in India. तो मतलब नंबर ऑफ MSMEs जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, लेकिन वहां से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी है वो इस टाइम पे रिड्यूस हुई है। सो अगर हम GDP की बात करें, सो इन 2012 MSMEs provided for around 37.6% of India's GDP. In 2015, the percentage reduced to around 30%, and in 2019, it reduced to around 29%. मतलब इसके अंदर से जो इनकम मिलती है वो भी रिड्यूस हुई है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी जो है वो भी रिड्यूस हुई है, राइट? एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ऐसे 3 प्रोविजन है जिसकी वजह से द यूनिट्स विल मोर टेंड टू बिकम द MSME यूनिट। अब वो 3 प्रोविजन कौन से है? नंबर 1 कि अगर आप 99 से ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं तो आपको किसी भी एम्प्लॉय को अगर फायर करना हो, उनको अगर निकालना है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट फर्स्ट। दैट मीन्स इफ यू हायर मोर देन 99 एम्प्लॉइज and if you want to fire any one of them, then you have to first inform the government. तो ये एक प्रोविजन है। सेकंड प्रोविजन, इफ यू हायर मोर देन 20 एम्प्लॉइज तो आपको उनको प्रोविडेंट फंड जो है वो देना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। थर्ड इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट डेज, इफ यू हायर देम मोर देन 248 डेज देन यू हैव टू पे सीवरेंस पे टू देम। तो ये 3 ऐसे प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जिसकी वजह से ये जो कंपनीज है दे वांट टू बिकम MSME ओनली, वो अपने कंपनीज को एक्सपांड करना नहीं चाहते। अगर एक्सपांड करेंगे तो उनको, उनके जो वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इस वजह से जैसे ही MSME के नंबर बढ़ते हैं देन इट विल डिस्करेज द फॉर्मलाइजेशन। तो कंपनीज जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स को ज्यादा हायर करेंगे, and that is why it will discourage the formalization of sectors of economy. तो हमारा आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। अब आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है अर्बन माइग्रेशन के बारे में, द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम, जिसके अंदर यहाँ पे स्पेशली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ये जो प्रोविजन है उनको मेंशन किया गया है और किस वजह से इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। Question number 7. Which of the following statement is or are correct about internal migration in India?
इंटरनल माइग्रेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर वन ऑफ द पुल फैक्टर्स of rural to urban migration in India. Second, women form major part of rural migrants to urban areas due to social factors. तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. द आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देखिए यहां पे ये कहा गया है कि पुल फैक्टर्स ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. पुल फैक्टर्स का मतलब ये होता है दैट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू पुल द रूरल पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज. मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ खींचे चले जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये फैक्टर दिया गया है कि मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. तो ये करेक्ट है. अर्बन एरियाज के अंदर ये फैसिलिटीज अच्छी होती है और इस वजह से रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, वुमेन फॉर्म 55% ऑफ अर्बन माइग्रेशन. तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा सोशल फैक्टर ये है दैट इज मैरिज. मैरिज की वजह से वुमेन्स जो है उनको अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेट करना पड़ता है. सो द सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो बी करेक्ट. हेंस द आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2. अगेन वही आर्टिकल है. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां पे ये जो जेंडर का फैक्टर है उसको डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से वुमन को अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेट करना पड़ता है ड्यू टू सोशल फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 8. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. फर्स्ट इजराइल, सेकंड साइप्रस, थर्ड टर्की एंड फोर्थ लेबनान. तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका. द करेक्ट ऑर्डर विल बी बी 3, 2, 4, 1. अब यहां पे आप मैप में देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर है टर्की, सो सबसे पहले होगा थर्ड. फिर उसके बाद यहां पे है साइप्रस, देन द सेकेंड वन. फिर उसके बाद है लेबनान, द फोर्थ वन, एंड देन इजराइल, द फर्स्ट वन. सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 3, 2, 4 एंड 1. तो ये 4 कंट्रीज जो है उनमें से 3 कंट्री जो है वो ऑलरेडी न्यूज में रहते हैं. Israel due to West Bank annexation plan, Turkey due to changing the structure of Hagia Sophia recently, and Lebanon जो है वो yesterday Lebanon का जो कैपिटल है बेरेट जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था और इसकी वजह से लेबनान जो है वो न्यूज में है. सो ये न्यूज आर्टिकल जो है वो उसी ब्लास्ट की बात कर रहा है जो कल बेरेट में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following elements of Indian Constitution promote secularism in India? मतलब इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, कौन सा एलिमेंट इंडिया में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है? फर्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा. द आंसर विल बी डी 1, 2 and 3. तीनों जो है वो करेक्ट है. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रीएम्बल में एक वर्ड जो है वो एंटर किया गया था दैट इज सेक्युलर. इंडिया विल बी अ सेक्युलर यूनियन. एक्चुअली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. सो इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म इन इंडिया. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी करेक्ट है. So as per article 14, 16, then 25 to 30, ये आर्टिकल्स जो है वो पर्टिकुलरली इंडिया में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी करेक्ट है. एज पर आर्टिकल 51A उसके अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है कि टू प्रमोट ब्रदरहुड अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. Hence it also promotes secularism in India. So our answer will be D 1, 2 and 3. आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है सेक्युलर फंडामेंटलिज्म इन अ टाइम ऑफ भूमि पूजन. जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने ये कहा है. यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया था. सो द करंट गवर्नमेंट शुड फॉलो द पाथ और इस वजह से सेक्युलरिज्म के फेवर में यहाँ पे कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं.
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? एनपीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, it requires countries to give up any present or future plans to build nuclear weapons. Second, both India and China have not signed this treaty yet. चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. The answer will be B, second only. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. जो भी कंट्री एनपीटी को साइन करेंगी उस कंट्री को अपना प्रेजेंट या फिर फ्यूचर प्लान जो है वो गिव अप करना पड़ेगा and then it can use the nuclear energy peacefully, right? So first statement जो है वो correct है. Second is incorrect. India is not a signatory to NPT, but China is a signatory to NPT, right? So there are total 5 countries which have not signed NPT yet, जिसके अंदर है इंडिया, फिर पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया and South Sudan. These 5 countries have not signed NPT yet. So second statement जो है वो incorrect है. हमें यहाँ पे incorrect पूछा गया था and hence the answer will be B, second only. So आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है. It has been 75 years when the US attacked on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki with nuclear bomb. तो इस वजह से ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो न्यूज में रहता है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.